नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सीरीज़ में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायोड एज अ ब्रिज रेक्टिफायर, यूज़ ऑफ डायोड एज अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। पिछले दो सेशंस में हमने डायोड का प्रयोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के यूज़ में किया था। देन हम इसके आज के लेक्चर में इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी ब्रिज रेक्टिफायर, जब हमारे पास ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर था जो कि फुल वेव को कंप्लीट वेव को कन्वर्ट करता था, रेक्टिफाई करता था। देन वाई वी आर यूजिंग दी ब्रिज रेक्टिफायर। देन वील डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्स, इसमें हम इसके साथ साथ रिपल्स का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज अ सर्किट इन विच ब्रिज इज मेड विद द हेल्प ऑफ 4 डायोड एंड इट प्रोवाइड्स डीसी आउटपुट फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। तो इसमें हम देखें फुल वेव रेक्टिफायर से तो केवल एक ही अंतर है कि वहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम 4 डायोड का प्रयोग एज ए ब्रिज, एक ब्रिज की फॉर्म में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये एक अंतर है। बाकी जो हम कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड डीसी आउटपुट फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, दोनों एसी इनपुट के लिए हाफ साइकिल की वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो ये फुल वेव के केस में भी ऐसा होता था। तो यहाँ देखें तो दिस इज दी ट्रांसफॉर्मर। क्या ट्रांसफॉर्मर अंतर है? सिंपल, इस ट्रांसफॉर्मर ये अंतर है कि ये सेंटर टेप नहीं है, जबकि हम फुल वेव में जो यूज करते थे वो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है। तो एक अंतर तो यहाँ पर ये आया। प्राइमरी P1 P2 है, जहाँ पर हम जिसकी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पर एसी सप्लाई, एसी इनपुट देते हैं। इसकी सेकेंडरी S1 S2 के पे जो हमें वोल्टेज प्राप्त होता है वो हमारा इस ब्रिज डायोड का जो ब्रिज है उस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ देखें तो इसमें डायोड D1 और D3 की जो पोलरिटी है वो सेम है। डायोड और D1 और D3 की जो पोलरिटी है वो सेम है। इसी तरह से डायोड D2 और D4 की जो पोलरिटी है वो सेम है। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि हम इसमें पोलरिटी को बदल भी सकते हैं। अगर हम D1, D2 और D4 को हम पोलरिटी को बदल के इसको हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारे D2 और D4 की पोलरिटी है। तो लेकिन जब आप D2 और D4 की पोलरिटी को आप बदल देंगे तो D1 और D3 की पोलरिटी भी बदल जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, दोनों रिवर्स हो जाएंगे एक दूसरे। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बुक में किसी सर्किट्स में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा बना हुआ तो ये ना माना कि वो गलत है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस ये है कि पोलरिटी एक साथ बदलेगी। अगर D2 टू D2 को आप अपोजिट कर देते हैं तो आपको D1 और D3 को भी रिवर्स करना पड़ेगा। और विशेषकर जो सामने के जो पैरेलल लाइन में जो कनेक्ट हैं वो एक ही फेज, एक ही पोलरिटी में होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और बाकी नेम है इसका D1 किसको कह रहे हैं ये भी आप बदल सकते हैं। हम इसको चाहे तो ये D1 कह सकते हैं तो इसे D2 कह सकते थे आप, ये D3 D4 ऐसे भी बोल सकते थे। तो देयर इज नथिंग, दिस इज नॉट अ मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है। वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग की बात करें कि काम कैसे करेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम देखें तो ये सर्किट ऐसा होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब इस पे इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी तो उस कंडीशन में इसका जो सेकेंडरी का जो S1 है वो पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा सेकेंडरी का। तो उस कंडीशन में आप देखें जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 और D2 का जो टर्मिनल है वो केवल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। बाकी D3 और D4 जो डायोड हैं वो उनका जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये जो डायोड D3 का डायोड है वो ऐसे कनेक्ट है, इस तरह से। ये डायरेक्शन है D3 और D4 के डायोड की। तो देखें तो इसमें D3 और D4 का जो डायोड है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो D3 और D4 रिवर्स वाइस में चले जाएंगे और D1 एंड D2 फॉरवर्ड वाइज में होंगे। यहाँ पर डायोड का हमने नंबरिंग बदल दी है, हमने D1 इसको कहा है, ये D1 है, फिर देन D2 है, D3 D4। हमने कहा आप नंबरिंग पर जाना जाए, नंबरिंग आप कैसा भी कर सकते हैं। तो अगर इससे देखें तो D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज है, D2 डायोड फॉरवर्ड वाइज में, और दोनों एक क्लोज सर्किट की तरह काम करेंगे। जबकि D3 और D4 जो हैं वो रिवर्स वाइज में और एक ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे।
तो ये आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी जो वेव फॉर्म होगी वही आपको मिलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो हमें फुल वेव के केस में मिलती थी उसी तरह की वेव आपको यहाँ पर मिल जाएगी इनपुट के लिए, इस तरह की। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में, और जो जो आपके पास आउटपुट है वो हमने ये लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस लिया हुआ है, RL के अक्रॉस वी आउट हम मेजर कर रहे हैं, तो वो वी आउट आपको मिल जाएगा। तो जो डायरेक्शन है आप देखें तो डायरेक्शन आपके जो करंट की है वो ये जा रही है ऐसे ऐसे, तो हमें आउटपुट में एक जो वेव है वो इस तरह से हमें मिल जाएगी। दूसरा केस हम देखते हैं कि जब हमने इसको ये देखें, ये आउटपुट अगर हम देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारी इनपुट की साइकिल है, तो उसमें देखें तो उस इनपुट के लिए इस इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल की डायोड D1 और D2 क्या है, ऑन है, तो उस समय आपको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन डायोड D3 और D4 जो हैं वो ऑफ हैं, डायोड D3 D4 ऑफ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। वो भी किस वजह से, D3 D4 की कारण, पॉजिटिव हाफ साइकिल D3 D4 की वजह से कोई आउटपुट आपको नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। और फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 ऑन हो जाता है, तो आपको फिर पॉजिटिव साइकिल मिलने लग जाती है। लेकिन ये जो आउटपुट में हम यहाँ जो D3 D4 में नेगेटिव साइकिल नहीं दिखाया, दिस इज ओनली फॉर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो और जो VDC होगा वो VC वही होगा जो पहले फुल वेव के में था। और वर्किंग ऑफ, सॉरी इट्स अ फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव लिख गया है, इट इज़ अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसको अगर आप देखें तो दिस इज दी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल देखें, दी सेकेंडरी टर्मिनल S1 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट आप देखें तो इसमें जो S2 है वो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में S1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस केस में S1 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, S1 जो होगा वो नेगेटिव होगा ये, और ये S2 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। S2 पॉजिटिव होने की वजह से देखें तो अब डायोड D3 और D4 जो पॉजिटिव से कनेक्ट हैं ये फॉरवर्ड वाइस में हो जाएंगे, और S1 जो है वो नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू S2, तो जिसकी वजह से D1 और D2 जो है वो रिवर्स वाइस में चले जाएंगे। यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहे थे वो नेगेटिव हाफ साइकिल में वो ऑफ स्टेट में चले जाएंगे, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ थे वो ऑन हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर तो D3 D4 फॉरवर्ड वाइस में हो गए और ये क्लोज सर्किट की तरह काम करेंगे, जबकि D1 और D2 जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन फॉरवर्ड वाइस में तो वो अब रिवर्स वाइस में चले गए और एक ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। तो इसके आउटपुट वेव फॉर्म देखें तो अगर आप देखें तो यहाँ पर D1 और D2 जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें D1 D2 जो है उसके लिए ऑन थे, लेकिन अब यहाँ पर D1 D2 ऑफ हो गए नेगेटिव हाफ साइकिल में, और D3 और D4 जो हैं वो फॉरवर्ड वाइस में तो वो कंडक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो वहाँ पर हमें केवल पॉजिटिव वेव मिल रही थी, यहाँ पर हमें नेगेटिव वेव मिल रही है। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को, तो एक हाफ साइकिल में एक D1 D2 कंडक्ट करते हैं और दूसरी हाफ साइकिल में D3 एंड D4 करते हैं। तो इस तरह से हमें कंप्लीट आउटपुट मिल जाता है, और यहाँ पर जो VDC होगा वो भी VS के बराबर होगा। PIV जो है इसका पीक इनवर्स वोल्टेज वो VM होता है, तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कम हो जाता है, जबकि फुल वेव डायोड जो था उसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 PM होता था। तो दिस इज, तो एडवांटेज की बात करें तो इसकी जो वेव फॉर्म है आउटपुट फॉर्म वो वही होगी जो फुल वेव की होती है, कि पूरी वेव फॉर्म हमें कंप्लीट मिलेगी, जिसे हमने देखा था कि वो हमें कुछ इस तरह से मिल रही थी। दैट इज द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, सेम होती है। एडवांटेज क्या, एडवांटेज की बात करें, देयर इज नो नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो पहला तो हमने अंतर बताया था कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज फुली यूज्ड, सो दी आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज डबल एज कंपेयर टू 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि उसमें क्या होता था, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो था वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर था, जिसकी वजह से जो आउटपुट पे सेकेंडरी पर जो वोल्टेज मिलता था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। आधा वोल्टेज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की हाफ बाइंडिंग पे रहता था, आधा वोल्टेज दूसरी बाइंडिंग पे रहता था। तो हम केवल, क्योंकि दूसरी बाइंडिंग जो थी वो उसमें डायोड कंडक्ट नहीं करता था, तो जिसकी वजह से वो सेकंड वाला जो वोल्टेज था वो यूज़ में नहीं आता था, तो केवल उसका आधा वोल्टेज ही यूज़ में आता था। जबकि इस केस में सेकेंडरी का जो कंप्लीट सेकेंडरी यूज़ हो रही है, तो उसका जो भी वोल्टेज है वो कंप्लीटली यूज़ होता है, तो उस वजह से इसका जो आउटपुट में ब्रिज रेक्टिफायर का जो वोल्टेज है वो जस्ट डबल हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा मिलता है हमें। PIV इसकी आधी हो जाती है,
एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसे हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज तक इसे नहीं चला सकते। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट नीड्स फॉर डायोड, सो इट इज़ कॉस्टली, क्योंकि इसमें इट्स अ 4 डायोड। यहाँ पर जो FOR लिखा हुआ है ये दिस इज FOUR, 4 डायोड। इट नीड्स 4 डायोड, इसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है, तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखें ये PIV इज हाफ एज कम्पेयर टू 2 डायोड फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक तरह से हम इसे यहाँ एडवांटेज कह रहे हैं, बट वी कैन कंसीडर इट इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑल्सो, कि एक तरह से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की डिसएडवांटेज होती है कि उसका पीक इनवर्स वोल्टेज आधा हो जाता है। वहाँ 2 VM था, यहाँ VM था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड तक आप इसको नहीं कर, बिना डैमेज हुए, केवल VM वोल्टेज तक ही कर सकता है, इनवर्स वोल्टेज तक। वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट गुड, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। नाउ वी कम्स ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी DC। तो रिपल्स की हम बात करते हैं। व्हाट इज द रिपल्स? रिपल्स इज द फ्लक्चुएटिंग AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफाइड DC आउटपुट। द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर में आइदर बी DC करंट और वोल्टेज। जो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है वो चाहे DC वोल्टेज हो चाहे DC करंट हो, उसका जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग होता है। मीन्स एक तरह से रेक्टिफाइड DC आउटपुट, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर मे बी आइदर, तो रिपल इज दी फ्लक्चुएटिंग AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन रेक्टिफाइड DC आउटपुट। द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर में आइदर बी DC करंट और DC वोल्टेज। तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है रेक्टिफायर से वो मे बी DC करंट और वोल्टेज, लेकिन जो रेक्टिफाइड DC आउटपुट होता है उसमें AC कंपोनेंट्स होते हैं। AC कंपोनेंट्स हम क्यों कह रहे हैं कि AC में जो AC को बेसिकली पहचानने के लिए 2 चीज़ें होती है, कि जैसे अगर AC को हम ड्रॉ करें तो AC वेव कुछ इस तरह से होती है। दिस इज दी AC वेव फॉर्म, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो इसमें देखें तो 2 खास बातें हैं इसमें। एक तो इसमें साइकिल चेंज होती है, इसकी जो पोलरिटी है वो रेगुलरली बदलती है। पहले पॉजिटिव में है, देन फिर नेगेटिव में चली जाती है, देन फिर पॉजिटिव में जाएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी। दिस इज दी AC। पहली बात तो इसमें पोलरिटीज की लगातार बदलती है। इट स्विच फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दैट। दूसरा जो इसमें देखने का होता है कि इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव इज कंटिन्यूसली वेरी, मैग्नीट्यूड बदल रहा है लगातार। आप देखें 0 से स्टार्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड 0 से लेके पीक तक जा रहा है, पीक वैल्यू तक जा रहा है, देन फिर नेगेटिव 0 तक आ रहा है, देन नेगेटिव में जाके पीक तक जा रहा है, फिर 0 तक आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो दिस इज दी कंपोनेंट जिसे बोलते हैं हम AC कंपोनेंट, जो मैग्नीट्यूड समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ये AC कंपोनेंट है एक तरह से। तो 2 चीज़ें इसकी खास होती हैं। और DC में आप देखें तो DC क्या होती है? DC ये होती है, इसमें पोलरिटी एक ही होती है, या तो ये पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। तो पॉजिटिव में जनरली हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, तो DC पॉजिटिव में होगी और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन हमें जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रहा है वो ऐसा नहीं मिल रहा, वो पॉजिटिव तो है लेकिन वो इस तरह का है। इसका मतलब इसमें AC कंपोनेंट है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड जो यूनिडायरेक्शनल हमें आउटपुट मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड समय के साथ में चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड AC कंपोनेंट या रिपल्स। तो ये रिपल्स हमारे पास जो है वो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट पे मिलते हैं। रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट। It is a dimensionless quantity and denoted by eta. Its value is always less than unity. तो जो रिपल्स को अब हमें जब हमें पता लग गया कि AC कंपोनेंट किसी सिग्नल के अंदर हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्योर DC। उसमें यूनिडायरेक्शनल तो है, जो DC की 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल होगा और उसमें कोई भी AC कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हमें इसमें नहीं मिलती है। इसमें हमें यूनिडायरेक्शनल तो मिल जाता है लेकिन उसमें AC कंपोनेंट्स होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इस रिपल्स को कि कितने AC कंपोनेंट हैं उसमें, उसको मेजर करने की जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। हाउ मच रिपल्स आर देयर, रिपल्स हमें पता लगे AC कंपोनेंट है, लेकिन AC कंपोनेंट कितने हैं, कैसे मेजर करेंगे उसको कि वो बहुत कितना इट इज कितना क्लोज है प्योर DC के, उस पर भी डिपेंड करता है ना। एक DC ऐसी है जो प्योर DC से बहुत क्लोज है और एक DC ऐसी जो प्योर DC से बहुत दूर है।
तो दोनों में अंतर होता है। तो हमें उसे कैसे मेजर करेंगे, वो हम रिपल फैक्टर के द्वारा करेंगे। तो रिपल फैक्टर इज द रेशियो, जो आरएमएस वैल्यू होती है, एसी कंपोनेंट जो उसमें प्रेजेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू हमेशा हम एसी कंपोनेंट की निकालते हैं और एवरेज वैल्यू डीसी कंपोनेंट की निकालते हैं। तो उसमें जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें जो आरएमएस कंपोनेंट है उसकी उसकी वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है दोनों का रेशियो ले लेते हैं। दोनों ही वैल्यू सेम है इसलिए ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, तो इसे हम बोलेंगे आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी या वी आर एम एस डैश अपॉन वी डी सी, ये बोलेंगे। तो दिस इज दी रिपल फैक्टर, दिस इज दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपल फैक्टर। इससे हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों ही रेशियो करंट है या दोनों में वोल्टेज है इसलिए यूनिट लेस होता है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो वेयर आई आर एम एस डैश इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करंट। आई आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू है एसी कंपोनेंट, आर एम एस वैल्यू है ऑफ आउटपुट करंट की। और वी आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज में आर एम एस वैल्यू है। और वी डी सी और आई डी सी क्या हो जाएंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ डी सी करंट एंड डी सी वोल्टेजेस। According to AC circuit theory, the relation between RMS value of total current IRMS, average DC current IDC, and RMS value of AC component I dash RMS is given by RMS वैल्यू, तो ये टोटल RMS वैल्यू है जो एक तरह से हम इनपुट में जाती थी करंट, और एवरेज DC करंट जो आउटपुट में मिल रही है हमें, और आई RMS डैश जो आउटपुट में AC कंपोनेंट मिल रहा है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो सर्किट थ्योरी से हम देते हैं और हम कहते हैं आई RMS स्क्वायर इज इक्वल टू आई DC स्क्वायर प्लस आई RMS डैश स्क्वायर। तो इसको जब हम और कैलकुलेट करें तो आई आर एम एस में से, इसमें से हमने आई डी सी कॉमन ले लिया। आई आर एम एस पहले हमने निकाला आई आर एम एस डैश, और निकालेंगे तो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी हो जाएगा, और इसमें से आई डी सी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन आई डी सी माइनस 1, और आई डी सी को हम इधर ले आए तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आई डैश आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। अगेन इसको हम आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी निकालेंगे तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यार रूट आ जाएगा, रूट इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। और आई आर एम एस तो ईटा इस आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी को हम बोलते हैं ईटा या रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का जो इक्वेशन हमारे पास आया हुआ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। अब आई आर एम एस और आई डी सी हम दोनों ही कंसेप्ट जो वैल्यू हैं वो हम हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए निकाल चुके हैं। तो अगर हमें कंसेप्ट अब देखना है कि रिपल्स कितना किस में है तो हमें दोनों के लिए रिपल्स फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम हाफ वेव के लिए कैलकुलेट करें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एम एस एंड आई डी सी वी गेट गामा इज इक्वल्स टू आई एम पॉइंट 2। हाफ वेव के लिए हमारे पास जो आई आर एम एस की वैल्यू थी वो आई एम पॉइंट 2 थी, और आई डी सी की जो वैल्यू थी वो आई आर एस अपॉन 2 थी। यहाँ देखें तो दिस इज आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, तो आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो आई एम पॉइंट 2 और आई डी सी की वैल्यू आई एम पॉइंट पाई हमने पुट कर दी, तो हमारे पास जो रिपल फैक्टर है 1.2 बनाया। जबकि हमने कहा रिपल्स की जो वैल्यू है 1 से कम होनी चाहिए, इसमें इसका मतलब वैसे ए सी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, हैंस द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज मोर। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकालें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई आर एम एस आई डी सी वी गेट, इसके लिए हम निकालें तो गामा की वैल्यू आई एम पॉइंट रूट 2 और जो आई डी सी की वैल्यू 2 आई एम पॉइंट पाई माइनस 1 पुट करते हैं तो ये पाई अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 0.48। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 से कम है। तो रिपल्स जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर से मिलता है उसमें रिपल्स बहुत कम होते हैं। तो दिस इज दी आउटपुट वेव फॉर्म। अंतर क्या होता है, दिस इज द रिपल ऑफ हाफ वेव। देखें यहाँ से ये रिपल हमें मिल रहे हैं ये हाफ वेव के लिए, इसके बाद जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो ये आपका मैक्सिमम तक गया, और मैक्सिमम का जब नेगेटिव साइकिल आई तो ये डाउन होता हुआ यहाँ तक आया, फिर ये मैक्सिमम पे गया, तो यहाँ पर ये रिपल्स हमें ऐसे मिल रहे हैं। फुल वेव में देखें तो यहाँ देखें तो ये वैल्यू आपकी रिपल्स बहुत कम है, यानी एसी कंपोनेंट इसमें कम है। आप देख लें आपको इजीली पता लगेगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो स्लोप आ रहा है दोनों में सेम स्लोप है, सेम स्लोप कैपेसिटर डिस्चार्ज रेट, जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से हमें जो मिलता है। तो ये रिपल्स हमें इसमें फुल वेव में कम होते हैं। ये कैसे कम होंगे, ये रिपल्स को कम करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं। तो हम फिल्टर सर्किट को जब अध्ययन करेंगे तब इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है, हमें कैसे ये वेवफॉर्म मिल रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।